अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आन बान और शान यूथ पाकिस्तान का मेज़बान हमजा से और मैं हूं नजफ राजा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम यूथ पाकिस्तान में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत अहम है और ख़ास भी है क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जो हमजा अमूमन हमारी यूथ 95% फेस करती है और ये है सॉफ्ट स्किल का प्रॉब्लम। उनको पता तो है, उन्होंने 4 साल की डिग्री कर ली है, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी एक्सपर्टीज़ कहाँ है और किस चीज़ में उन्हें फर्दर अपने करियर को प्रोलॉन्ग करना चाहिए। और साथ ही साथ डिग्री आप करें लेकिन अपने स्किल्स पर भी काम करें। अगर आप महारत रखेंगे, वो किसी किस्म की भी स्किल हो सकती है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे बहुत सारे सवालात के जवाबात। अभी मैं तारुफ करवाती हूँ हमारे मेहमान का, जो कि फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं साइंटेक्स रिसोर्सेज के, इसके साथ साथ कहा जाए ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि इंटरव्यू किस तरह दिया जाए। हमारे साथ मौजूद है ज़फ़रुल्लाह ज़ाहिद साहब। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद हैं, मारूफ कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह इंटरव्यू दे सकते हैं, किस तरह आप अपनी बात में वजन पैदा कर सकते हैं। आज हम इनसे भी बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सर मैं सबसे पहले जानना ये चाहता हूँ कि हमारा एक नौजवान जो फ्रेश ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, उसे इंटरव्यू देने की सेंस ही नहीं होती। उसके लिए वो इंटरव्यू देने का मरहला नजफ जिंदगी और मौत का मरहला होता है और उसने वो पुल पार करना होता है। तो उसको आप क्या मशवरा देंगे सर? इंटरव्यू में जाने से पहले 2-3 चीज़ें, सीवी के बारे में भी बात होगी। आप 2-3 चीज़ें जेडीज़ देखते हैं कि कौन से वाली इस जॉब के लिए चाहिए। अगर वो जेडीज़ आपके अंदर हैं, आप जानते हैं कि ये वाला काम मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, देन यू टॉक टू एन एक्सपर्ट। उससे पूछते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। चंद एक हम आपको बता देते हैं। एक है, पहला होता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इट इज़ सच अ ट्रिकी क्वेश्चन कि लोग कहाँ से शुरू होते हैं। मेरे वालिद ये काम करते थे, मेरी अम्मा ये काम करती हैं, मेरे भाई यहाँ पे हैं, बहनें यहाँ पे हैं। About your introduction, professional introduction, it has to be a professional introduction. Right. It has nothing to do with anyone else. बिल्कुल ठीक। So आप अपने बारे में बताते हैं कि मैंने क्या काम किया, वो वाला काम जो कि आपकी इस जॉब से मुतल्लिक है। So एक तो इस सवाल को आप ज़रूर रिहर्स कर लें। उसके बाद जैसे जैसे चले तो एक फ्लो आप ज़रूर पूछ लें किसी एक्सपर्ट से कि क्या हो सकता है, इस इंडस्ट्री में कैसे सवाल हो सकते हैं। So do a lot of rehearsal. HR बड़े बदनाम होते हैं इस हवाले से कि यार मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं किया और इस कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे चाहिए थी जॉब, मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले से? कौन सी इस तरह की सीवीज होती हैं जिसको देखते साथ ही आप डंप कर देते हैं कि इंटरव्यू के लिए भी आप कॉल नहीं करते? CV राइटिंग, फिर इंटरव्यू स्किल्स, कवर लेटर राइटिंग जो है और जॉब सीकिंग जो है, ये भी एक स्किल है और उसको सीखना चाहिए। हम लोग हज़ारों लाखों रुपया लगा के अपनी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते कि भाई जॉब सर्चिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ किस तरह से हमने करनी चाहिए। फिर उसके अलावा आजकल जिस तरह से हम उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे कि ATS CV क्या होती है, क्योंकि CV के मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे आजकल ATS का ATS CV होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है, तो इसके अंदर भी आपको CV उसी तरह से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि आप स्क्रीन आउट हो सकें। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम दीगर उमूर पर भी बात करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये बताइएगा, गुड CV और बैड CV पहचान क्या है, क्या फ़र्क है? सर उसके अंदर ये होता है कि आप सारी CV, जो बुरी CV होती है, सारी पढ़ लेते हैं, एंड तक आपको समझ नहीं आती बंदा है कौन। अच्छा, ठीक है, उसकी टॉप स्किल्स नहीं लिखी होती। जैसे मैं अगर आपको एक अच्छी CV की पहचान बताऊँ, CV के अंदर आपका नाम क्लियर लिखा होता है, आपका एड्रेस बिल्कुल लिखा होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है, हम लोग सिर्फ लिख देते हैं लाहौर। लाहौर तो भाई इतना बड़ा है, मैं अगर मेरी कंपनी जो है ठोकर न्याज पिक पे है या किसी और ऐसे इलाके में है, हमें डिस्टेंस रूट देखना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने कैरियर हेडलाइंस ज़रूर लिखनी चाहिए, जैसे आप किस प्रोफेशन से हैं, HR प्रोफेशनल शुड बी ऑन द टॉप, या जो भी आप प्रोफेशन से हैं, अकाउंटिंग। फिर उसके अंदर ये ज़रूर लिखना चाहिए कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, किन कंपनीज़ के अंदर आपने काम किया है, आपकी इंडस्ट्री क्या है। और इसके अलावा कोर कम्पिटेंसीज का एक सेक्शन होता है जो समरी के फ़ौरन बाद आता है। ठीक है, समरी के फ़ौरन बाद हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं, अभी डिग्री उन्होंने जस्ट कंप्लीट की होती है, ऊपर लिखा होता है कैरियर समरी। भाई समरी का मतलब है समराइज, के पूरे कैरियर की समरी है। अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया और समरी पहले आ गई, वहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोर कम्पिटेंसीज का एक सेक्शन आता है और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज कैरियर कम्पिटेंसीज या कैरियर हाईलाइट्स, जिसके अंदर लिखें, उसके अंदर आप क्वान्टिटेटिव फिगर दें कि मैंने कौन कौन सी अचीवमेंट क्या की हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उसके अंदर सिर्फ डूइंग्स लिख देते हैं, अचीवमेंट नहीं लिखते। ठीक है, आपने अचीव किया अपने कैरियर के अंदर। अगर आपकी CV के अंदर ये चीज़ें होंगी
ठीक है, तो वो फिर आपकी गुड सीवी कहलाएगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। अहमद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो आपने अपने फोर फादर से स्टार्ट नहीं हो जाना, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये तो वो बात होगी जो आपने बता दी, लेकिन गलतियों की तरफ आते हैं। बताइएगा कि वो कौन सी गलतियाँ हैं, वो कौन से जुमले हैं, वो कौन सी बातें हैं, सेगमेंट वाइज बताइएगा, जो हमें अपने इंटरव्यूज़ में नहीं करनी। नंबर 1, यू शुड लुक गुड। इसका फैशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको अच्छा साफ सुथरा नजर आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस कंपनी का ड्रेस कोड किसी दोस्त से पूछ लें, या बेस्ट थिंग टू डू इज़ लिंक्डइन पे जाएं, पीपल में जाके देखें वहाँ के लोगों ने, या इवेंट्स पोस्ट वगैरह देख लें, वहाँ पे लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, नॉर्मली क्या चलता है। 2 से 3 सवाल हैं, मैं क्विकली बताता हूँ। जैसे इंटरव्यू हमने बात किया ओपनिंग की कि आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को तैयार करते हैं। दूसरा तैयार करते हैं व्हाई शुड वी हायर यू, वो पूछते हैं। और ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप ही के जैसे प्रोफाइल के 26 लोग आए हुए हैं और सीवीज उन्होंने पढ़ लिए हुए हैं, बातें भी हो चुकी हैं। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप में क्या कटिंग एज क्वालिटी है जिसको हम सुने और हम कहें वाओ दिस पर्सन फिट्स इन आवर कल्चर एंड ओवरऑल जेडीज। सो व्हाई शुड वी हायर यू का ज़रूर तैयार रखें जवाब इसका। और इसके अलावा आपसे वो फिर आखिर पे पूछते हैं कि आप कुछ जानना चाहेंगे या आपका कोई क्वेश्चन है। ये अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर में होता है इंटरव्यू के एंड पे। तो हैव योर क्वेश्चंस रेडी, और वो ये सवाल ना हो जैसे आपने कहा कि क्या नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक साहब ने पूछा कि सर यहाँ पर छुट्टियाँ कितनी होती हैं। आप कॉर्पोरेट कल्चर में आ रहे हैं, आप बिगनर हैं, आप तो ऑलरेडी छुट्टियों पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्हाई शुड यू बी इंटरेस्टेड? हैव योर क्वेश्चंस रेडी, इट विल कम थ्रू प्रॉपर रिहर्सल, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सर, जॉब से पहले का एक मरहला तालीमी इदारों का होता है जहाँ पर नौजवान डिग्रियां करते हैं, पास आउट होते हैं, भारी भरकम रसीदें उनके हाथ में थमा दी जाती हैं जी। आपको नहीं लगता कि तालीमी इदारों में बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए कि अच्छी सीवी कैसे बना सकते हैं, आप ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं? अगर बच्चों को ये स्किल्स का ही नहीं पता तो फिर डिग्री करने का क्या फ़ायदा है सर? देखिए हमजा, ये बहुत ही आपने रेलेवेंट पॉइंट किया है। मैं इसको 4 हिस्सों में हमेशा करता हूँ। जब आप डिग्री लेने के लिए जाते हैं ना इंडस्ट्री में, तो 4 स्टेक होल्डर हैं उसके टोटल। एक है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पाकिस्तान में एक हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है। सो आई सजेस्ट डोंट लुक अप टू गवर्नमेंट। मैं नेगेटिवली बात नहीं कर रहा, एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, दूसरा उसका स्टेक होल्डर कौन है? एकेडेमिया, जहाँ से आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो आपको रसीदें देते हैं। क्या वो अलाइंड है इंडस्ट्री के साथ? दे आर नॉट अलाइंड। कोई भी मुझे सिवाय एक दो बड़े बिजनेस स्कूल्स के नाम, जाहिर है कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, लेकिन 2 बिजनेस स्कूल्स के अलावा मुझे कहीं पे नज़र नहीं आते कि कोई HODs डीन्स जाके इंडस्ट्री में बात करते हैं और पूछते हों कि आपको क्या स्किल सेट चाहिए जो आपने MBA के कोर्स में हम डालें। ऐसा नहीं होता, बना बनाया कोर्स है। बल्कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी है चंद एक जगहों पे, वो हमसे पूछ रहे होते हैं, तो हमसे कह रहे होते हैं कि सर ये कोर्स बना हुआ है, यही पढ़ा दें आके। तो दैट डजंट वर्क। सो दूसरा एकेडेमिया है, आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ योर्स। तीसरी है इंडस्ट्री, नो कल्चर है एट ऑल। तीसरा ये है। चौथे हैं आप खुद। वो बड़ी एक दिलचस्प बात है उसका, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। वाह वाह। ये एक शेर उस पे आता है। इसका मतलब है नजफ ये कह रहे हैं कि करियर और शादी का फैसला खुद करें, और दोनों ही नौजवान नहीं करते। वो दोनों हमारी सोसाइटी में यही होता है। बिल्कुल हमजा, मैं बल्कि आपकी और नजफ आपकी बात को जो फवाद भाई ने बात की है, देखें अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रहेंगे ना कि वो हमें कुछ सिखाएंगे तो ठीक है, वो कुछ आपको राह पे डाल देते हैं, लेकिन बाकी आपने खुद करना होता है। आपको खुद करने के भी बहुत सारे काम हैं। वो शेर है ना कि मैं खुद ही हूँ अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तो हम लोग अपने दुश्मन खुद बने होते हैं, ठीक है। आपको किसी ने बताना, जैसे हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कि जी CV सर मेरी ले लें, मुझे जॉब दे दें। और जब हम उनसे कहते हैं जी CV दे दें, तो CV अपने वॉलेट से निकालते हैं और उसके अंदर वो इतने रिंकल्स होते हैं, फोल्डेड होती है, और वो CV कम लग रहा होता है, लव लेटर ज़्यादा लग रहा होता है, जो किसी ने छुपा के रखा होता है किसी एंड खोलने के ऊपर, और वो ला के हमें दिखाते हैं जी कि ये हमें CV देते हैं। तो भाई इस तरह के एटीट्यूड से आप जॉब नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है ना ज़फ़रुल्लाह साहब, इस बारे में भी बताइएगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो और मुझे लगता है कि एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, उसकी पर्सनालिटी को जांचने के लिए, उसके माइंडसेट के बारे में जानने के लिए किया जाता है कि कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं, किस तरह का जवाब होना चाहिए जो अप्रोप्रिएट भी लगे, आपकी नीड्स भी पूरी करे, क्योंकि आप मेहनत करोगे किसी कंपनी में तो ब्रेड एंड बटर तो आपको चाहिए, ऐसे कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। तो किस तरह का अप्रोप्रिएट आंसर उस पॉइंट पे आपको देना चाहिए? नजफ, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि कैरियर के 5 लेवल होते हैं। एक होता है एंट्री लेवल, एक होता है अर्ली कैरियर, एक होता है मिड कैरियर, एक होता है एग्जीक्यूटिव होता है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है। हमने
जब भी अपनी सीवी लिख रहे हों, इंटरव्यू देने जा रहे हों, हमने इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि हम कैरियर के किस लेवल पे हैं। सही। अगर तो आप अर्ली कैरियर के ऊपर हैं और फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको ये सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहिए। उनको कहना एज़ पर द मार्केट, जो कम्पेटिटिव मार्केट है उसके अंदर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट जॉब होती है वो आपका समझ लें कि लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आप उसके बाद जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कर लेते हैं तो आपको भी पता चल जाता है कि यार मेरी ये वैल्यू है, मेरी ये वर्थ है। पहले आपको नहीं पता होता। हमारे पास बच्चे आते हैं जी मैं 70 मुझे चाहिए, मुझे 100 चाहिए, तो जब तक आपकी स्किल सेट का मुझे पता नहीं होगा मैं क्या आपको ऑफर कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि 3 माह के अंदर बंदों की सैलरी डबल हो जाती है बेस्ड ऑन द केएस से, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, उनका एटीट्यूड अच्छा होता है। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आपको शुरू के अंदर आपको सैलरी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन। चलें, जवाब तो बहुत सारी यूथ के पास आ गया है कि क्या जवाब देना है। यूथ की जाने भी चलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे सवाल हैं आप दोनों से पूछने के लिए। जी, कोई सवाल और नाम और सवाल। जी आप। मैं सर से, अहमद साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम जो है ना ड्रेसिंग के बारे में पहले जो सर ने बताया कि इंटरव्यू के दरमियान आपकी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जब आपकी पहली चीज़ है अपीयरेंस, अगर आपकी अपीयरेंस ही अच्छी नहीं है तो आप क्या परफॉर्म करते हैं, ये सेकंड चीज़ है। तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा यूथ को। ओके, ड्रेसिंग के बारे में जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा माइंडफुली आपको जो मॉडल्स हैं और ऐसे खूबसूरत एंकर्स को तो फॉलो बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि वो अपने प्रोफेशन के मुताबिक तैयार हुए हैं और वो स्क्रीन के लिए तैयार हैं। आपको जब 1 to 1 जाना है तो आप मॉडल बन के नहीं जा सकते। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टॉप ऑफ द ऑल, आप कोशिश करें थ्रू लिंक्डइन, थ्रू योर फ्रेंड्स, उस कंपनी के किसी प्रोफेशनल के साथ बात करके उससे ड्रेस कोड पूछ लें। दैट हैज़ टू बी द की क्वेश्चन कि वहाँ पर चलता क्या है, क्या सिर्फ पैंट शर्ट चलती है, वो सूट करती है। कई जगहों पे इस वक्त जीन्स और नॉर्मल जो ऑफिशियल शूज़ होते हैं और उसके ऊपर शर्ट बिल्कुल जो नॉट एग्जैक्टली ड्रेस शर्ट लेकिन लूज शर्ट, लेकिन जीन्स को कंसिडर की जाती है ना थोड़ा सा इनफॉर्मल और कैजुअल वे में। कई कंपनीज इनफॉर्मल रखना पसंद करती हैं। ऐसी कंपनीज आई नो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये आया कि किसी भी अगर आपको कंपनी में जाना है तो उस कंपनी का एक अलग से स्किल सेट है ड्रेसिंग के हवाले से, आपने वो कैरी करना है। बिल्कुल, अगर आप वहाँ पर सूट बूट पहन के जाते हैं तो भी आप ऑड मैन आउट हो जाते हैं। अगर आप कैजुअल ड्रेस करके जाते हैं फिर भी ऑड मैन आउट बन जाते हैं। तो आप किसी से वहाँ के एग्जेक्टिव से पूछ लें कि कल्चर क्या है, ड्रेस कोड। अच्छा, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि देखें दैट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री एज वेल। इफ़ यू टॉक अबाउट द गेम इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसके अंदर यू हैव नथिंग टू डू विद द कोट एंड पेन टाई एटसेट्रा। ठीक है, ऐसा ही वो ज़्यादा होता है कैजुअल, जितना ज़्यादा, बल्कि मेरे पास एक, क्योंकि आई एम प्रोवाइडिंग द HR सर्विसेज एज वेल, तो मैं एक कंपनी के अंदर गया तो मैं जा रहा था तो शॉर्ट्स पहने हुए थे और लोग बड़े कैजुअल बैठे हुए हैं। ठीक है, और बल्कि वो सीढ़ियाँ चढ़े थे तो स्नैक्स वगैरह एक साइड पे रखे हुए थे और जो मर्जी पिक करता था और वो कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हुए थे और इस तरह से पी रहे। मैंने उनके CEO से पूछा, मैं क्या सर व्हाट दिस कल्चर इज़ ऑल अबाउट। कहते यार हमारे पास जो होता है ना हाईली इंटेलेक्चुअल काम होता है, क्रिएटिव काम होता है। इसके लिए अगर मैं ये बाउंड कर दूँ कि आपने भाई ये वाली ड्रेसिंग करके आनी है, ये करके आना है, हमें इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि क्या पहन रहे हैं आप। और बल्कि फॉर वो कंपनी ऐसी है 24 आवर्स वो ओपन रहती है। ठीक है, कोई टाइमिंग नहीं है। उनको बस एक डेडलाइन दे दी जाती है कि 1 वीक के अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। उस वक्त आप जब आएँ, संडे को आना चाहें, रात के 2 बजे आना चाहें, किसी भी टाइम आना चाहें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट डिपेंड्स ऑन, और जिस तरह से आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंजीनियर्स हैं भाई, उनकी जॉब नहीं है, उन्होंने मशीन्स पे काम करना है, तो वो जीन्स पहन लें तो कोई इशू नहीं है उनको। ये बिल्कुल बात ऐसी है कि होस्ट और एंकर के लिए स्क्रीन पे जीन्स पहनना ऐसा ही है कि गुनाह हो गया या क्राइम हो गया। मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे हमजा, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हम अच्छी CV क्या होती है, गुड CV, बैड CV का फ़र्क जान रहे थे। साथ ही साथ इस पर भी नज़र हम बात कर रहे थे कि आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कौन कौन सा स्किल सेट है जिस पर आप काम करें तो यकीनी तौर पर आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हम अपने इंटरव्यूज़ में करते हैं, मुझे ऐसा लगता है हम अपनी ग्रेजुएशन में वो चीज़ें करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए और अपना वक्त सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं ग्रेजुएशन में। आपको डिग्री के साथ साथ मेरे ख्याल में सॉफ्ट स्किल्स की तरफ भी जाना चाहिए कि किसी ना किसी चीज़ में आपकी महारत हो। अच्छा, मैं अपने दोनों गेस्ट से ये बात जानना चाहूँगी बारी बारी करके दोनों बताइए क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से
कि आप ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करें और आपको कैसे पता चले कि आप क्या कर सकते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कंफ्यूज रहती है। और ये जो एरा है ना, ये टाइम ग्रेजुएशन, इसमें तो रहती भी कंफ्यूज है और टाइम इतना ज़्यादा होता है लेकिन समझ नहीं आ रहा होता है किधर डालना है, क्या करना है, क्या काम करें जिसमें टाइम भी स्पेंड हो जाए। जी बताइएगा, पहले अहमद साहब बता दें। ऑलराइट अच्छा, सबसे पहले तो ये नजफ़, आपने कन्फ्यूजन की बात की। मैं हमेशा कहता हूँ कि कन्फ्यूजन इज़ अ ब्लेसिंग। कॉन्फिडेंस एक तरह की ब्लेसिंग है, कन्फ्यूजन दूसरी तरह की ब्लेसिंग है। ठीक। आप जब तक कन्फ्यूज्ड हैं एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो आप इस पे परेशान मत हों कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही मुझे क्या काम करना चाहिए। इसका मतलब है आप 2 3 4 मुख्तलिफ फील्ड्स में कोशिश करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे। मैं मज़े की बात बताता हूँ, मेरा अपना जो करियर है, इट हैज़ बीन अ ज़िगज़ैग करियर। आई हैव प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19। शुएब मलिक वाज माई बैचमेट इन अंडर 15। अरे वाह। शाहिद अफरीदी साहब वगैरह वो सीनियर थे, लेकिन अंडर 19 वगैरह के ज़माने में। सो आई हैव प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट टू द कोर, जब तक इंजरी ने साइड पे नहीं कर दिया। देन आई हैड माई करियर इन जर्नलिज्म, सो आई वेंट देयर इन द फील्ड्स एज रिपोर्टर। वो जो रिपोर्टर की खजल खारी होती है वो सारी की। आई हैव बीन राइटिंग फॉर इंटरनेशनल मैगजीन्स फॉर अबाउट नाउ 15 years and plus, लोकल इंटरनेशनल मैगजीन्स, और साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अनदर करियर। तो कहना ये चाह रहा हूँ, ये 3-4 चीज़ें जब मिली, और ये मैं अपनी टीनेज या 20s की बात नहीं कर रहा, या अर्ली 20s की बात नहीं कर रहा, ये अपने सीनियर होने तक भी, इवन कल भी मैंने एक आर्टिकल लिख के अपलोड किया है। सो दिस एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ, ये 4-5 स्किल सेट जब आपके पास हैं, आप देखें तो इनका अपेरेंटली डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ, बट इट इज़ हेल्पिंग मी आउट, इट डिड हेल्प मी इन क्रिएटिंग डिफरेंट गेम्स। सो फॉर यूथ आई वुड सजेस्ट, अगर आपको कोई कहता है कि आप एक कान इधर से पकड़ रहे हैं और एक इधर से पकड़ रहे हैं, आपको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप गिव योर फुल हार्ट एंड ब्लड इनटू इट। अच्छा, मुझे जो आपकी बात से समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2 चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो साइमल्टेनियसली दोनों में एक्सपर्टीज हासिल करें, दोनों तीनों चारों में एक्सपर्टीज हासिल करें, उसको लिखें और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएं जो कि आप बिल्कुल सही। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से एलाबोरेट करूँगा। एक आपका मेजर ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, एक आपका मेजर ज़रूर होना चाहिए। लाइक अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, और साथ आप HR में भी आ रहे हैं, तो इसलिए कम्बिनेशन बनता नहीं है। या आप HR के अंदर एक्सेल कर लें या आप ग्राफिक डिज़ाइनर में कर लें, एक चीज़ के अंदर आप एक्सेल ज़रूर हो, बाकी आपके पास माइनर होनी चाहिए। और दूसरा, आजकल है आपके पास डिफरेंट हेड्स पहन के आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास अगर HR का है तो HR के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको आनी चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए, आपको डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए। जैसे बहुत सारे AI टूल्स आपको मिल जाते हैं, AI के ऊपर आपको ज़रूर ग्रिप होनी चाहिए। हमने इस पर बल्कि बात भी करनी थी और सवाल भी है कि लोगों को CV का तो पता है, लेकिन ATS CV किस बला का नाम है, और ATS ये क्या टेक्नोलॉजी है, नौजवान इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल हमजा, बड़ा मोस्ट वेटेड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, मैं सोच रहा था कि ये आप करें। ATS होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इट इज़ अ एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। पूरी दुनिया जो है वो जनरेटिव AI के ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये समहाउ एक थ्रेट भी है ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि पिछले दिनों मैं एक कंपनी का देख रहा था, एक पूरी कार जो है वो 76 सेकंड के अंदर तैयार हो रही है और कोई भी ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। 76 सेकंड के अंदर पूरी कार तैयार हो रही है और ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। यू कैन इमेजिन कि ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं। तो मैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रहा था, जो हमारी CV होती है। तो ये CV ये है कि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता, जो उसकी स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कर रही होती हैं। दैट इज़ ऑलरेडी द सिस्टम इज़ गिवन द कीवर्ड्स, ठीक है। उसके अंदर 20-25 जो है वो आपकी फील्ड रिलेटेड होता है, आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड होता है, आपकी जॉब रिलेटेड है। कुछ मैंने उसको वर्ड्स दे दिए और मैंने उस सिस्टम को कह दिया कि जिस CV के अंदर ये वाले वर्ड्स हैं उसको आप निकाल के बाहर कर दें, ठीक है। तो वो उसको टॉप 5 मैंने कहा कि जी टॉप 5 या टॉप 10 मुझे CVs निकाल के दे दें बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। उसको पार्सिंग ऑफ डाटा कहते हैं। जैसे ही आप CV अपलोड करते हैं, वो सिस्टम के पास आता है, वो सिस्टम उसको स्कैन करता है, स्कैन करके उस वर्ड्स को, लेट्स सपोज कि मैंने 25 उसको वर्ड्स दिए हैं, मैं 25 के अंदर जिसके अंदर 25 वर्ड्स उसके अंदर हैं, तो उसको नंबर 1 पे कर देगा। इसी तरह से जो उससे कम लाइक 23 उसके अंदर कीवर्ड्स हैं तो उसको वो सेकंड रैंक कर देगा। इसी तरह से जिसके अंदर 20 होंगे तो 3 होंगे। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, जी हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। भाई आप स्कैन ही नहीं होते, ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर आप कैसे और जो आपसे गिला करते हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। यूथ बैठी है, सवाल करना चाहती है। आप में से कौन सवाल करेगा? नाम क्या है और सवाल क्या? मेरा नाम फिजान है।
तो मेरा सवाल ये था कि आपने जिस तरह अभी ATS के बारे में बताया, तो एक तो आप अपनी ATS के अंदर CV जो है ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, दूसरा जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, जब जिस तरह हम स्टूडेंट हम एंट्री लेवल जॉब के लिए जा रहे हैं, वो एक पास्ट एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब हम वो पास्ट एक्सपीरियंस के लिए क्या करें, इंटर्नशिप्स के लिए भी जाते हैं तो वो कुछ कहते हैं कि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम आपको फिर इंटर्नशिप देंगे, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? बेटा एक तो ये बात है कि जैसे आपने बात की, ये एक तासुर है, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा आपसे मांगते हैं जी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा आपके पास, मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपके पास नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ होनी चाहिए। और नजफ़ ने इससे पहले सवाल भी किया था कि आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। तो आप यूनिवर्सिटी का कोई भी इवेंट है उसको ज़रूर उसको होस्ट करें, या जो भी आपका उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं उसके अंदर आप करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसके अंदर आपकी कोई भी स्किल, लीडरशिप स्किल हो सकती है, आपकी कन्विंसिंग पावर हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी और बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसकी वो इम्प्रूव हो सकती हैं। तो बल्कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि हर बच्चे को किसी ना किसी कमेटी का मेंबर ज़रूर बनाए। सही, ठीक है। कमेटी का जब मेंबर बनाएंगे तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़रूर आएंगे। और एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हम जब CV के अंदर ये लिखा होता है कि मैं फुटबॉलर हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ एक्सेट्रा, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो ये बाकी चीज़ों की भी कदर करेगा। बड़ी अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने सोसाइटीज क्रिएट की है, ड्रामेटिक सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी। मजीद एक और सवाल लेते हैं, नाम और सवाल। मुस्कान अली सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल के स्टूडेंट ना सर डिग्री रख लेते हैं सर, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि आगे इसका स्कोप क्या है। क्योंकि बेसिकली ना टीचर आते हैं, पढ़ा जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर और कहाँ है। यहाँ तक कि स्टूडेंट डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो आगे किधर जॉब के लिए अप्लाई करें, उनकी करियर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होती। सर ये किस तरह फिर इसकी सोल्यूशन हो सकता है? इसके लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप अपनी ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी लाइफ से ही लिंक्डइन स्टार्ट कर दें यूज़ करना, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के प्रोफेशनल्स के साथ यू शुड बी डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दैम। दूसरा ये कि अब चूँकि आप ऑनलाइन बहुत सारा काम कर सकते हैं, आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्राम UK, USA, इंडिया, दुबई, कोरिया, इन तमाम लोगों से, और वो 2 वे लर्निंग चल रही होती है, और वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो हमें भी उसका फ़ायदा होता है। सो आप अगर द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स। देखें, एक यूथ को शिकवा भी होता है कि सिफारिशें वगैरह बहुत चलती हैं, राइट? यस वो चलती हैं, हमारा कल्चर है, ऐसा होता है, लेकिन मैं कभी भी सिफारिश करने की बजाय मैं कहूँगा रेफरेंस ज़्यादा चलता है। सही। रेफरेंस कब चलता है? जब मुझे पता है मेरे साथ 2 साल से कनेक्टेड है और आपकी एक्टिविटी सामने आ रही है जो प्रोफेशनल है। जब वो सामने आएंगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं ज़रूर रेफ़र करूँगा। मुझे पता हो ये नौजवान कॉम्पिटेंट है, इंटरेस्टेड है और इसकी यही अचीवमेंट्स हैं, तो व्हाई वुड आई नॉट रेफ़र यू? बिल्कुल। तो रेफरेंस बन जाते हैं सीनियर लोग। तो कनेक्ट विद द एग्जिस्टिंग मेंटर्स। सर मेरा सवाल ये है कि बेसिकली ना सर बच्चा कोर्स पढ़ता है सर, लेकिन उसे टीचर ये नहीं बताती कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर और कहाँ है जी। तो सर फिर ये टीचर को बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए सर? देखें, आइडियली तो टीचर को भी बनाना चाहिए। जो बड़े मुल्क हैं, प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, उनमें तो इंडस्ट्री पहले से बताती है कि हमें इस डिसिप्लिन में इतने लोग चाहिए, तो वो लाइसेंस पहले से क्रिएट होता है। ये दुनिया में इस वक्त हो रहा है। लेकिन हम एक ऐसे कंट्री में हैं, मैं अगेन पाकिस्तान इज़ माई हार्ट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज़, जो इंटर्नशिप है वो मैंने कई साल इंटर्न्स को कनेक्ट किया, ऐड किया कॉर्पोरेट सेक्टर में, और मैंने जब उनसे पूछा तो दूसरी तीसरी इंटर्नशिप, वुड यू बिलीव नजम एंड हमजा, बैंकिंग सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौजवान आगे बताते थे कि हमें सिवाय स्टेपलर चीज़ों को स्टेपल करने के या चाय लाने के, ये मैं बड़े ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताता। हमें कहते हैं आगे बैठ जाएं और देखें कि हम क्या करते हैं। भाई वो बेचारा क्या देखे जिसको अंदाज़ा ही नहीं है। सो व्हाट आई डिड वाज, आई वुड सजेस्ट आप माइंडफुल हो। जैसे मैं कहा, करियर आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू इज़, जिस भी जगह पर जाएँ एक तो इंटर्नशिप ज़रूर करें। जहाँ पर जाएँ अपने मेंटर से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ती है, कोई ट्रैप करना पड़ता है साइकोलॉजिकली, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उन्हें कहें सर मुझे काम दें, 3 से 6 महीने की ये है, आप बताएं मैं वो काम करता हूं जो आप करते हैं, और उनके पीछे पड़ जाएं, उनके साथ दोस्ती कर लें और काम करें। जब आप काम करेंगे तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी स्टडीज़ का, आपके प्रोफेशन के साथ हो जाएगा। बढ़कर अपना रोल प्ले करना। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू योर क्वेश्चन। हमारे पास हमारा इदारा सिंटेक्स रिसोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज करवाता है, और मैं जितनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ
मैं जाके डीन को या जो भी डायरेक्टर होते हैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि भाई जिस भी कोर्स के अंदर आप लोगों को इनरोल कर रहे हैं, पहली क्लास के अंदर उसको ये ज़रूर बताएं भाई इसके बाद आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी। हमारे पास बिल्कुल जो ठीक। बच्चे 5 साल की डिग्री करके 4 साल की डिग्री आ जाते हैं, जब उनको पूछते हैं कि वाई डिड MBA इन HR या अकाउंटिंग या आपकी इंटरेस्ट क्या थी, जी वो मेरे ताए के पुत्र ने किया था, उसकी इतनी सैलरी थी, या फलाने किया था, तो अम्मा पापा ने कहा जी वो अच्छी सैलरी ले रहा है। तो देखें हर एक का एप्टीट्यूड डिफरेंट ऐसा ही है, है, आप बिल्कुल एक ही चीज़ से सारों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माँ बाप का भी कसूर है, ये एक इंडिविजुअल का भी कसूर है, यूनिवर्सिटी का भी कसूर है, माशरे का भी कसूर है कि हम अपने बच्चों को ये डायरेक्शन ही नहीं देते कि भाई इसके बाद आप करेंगे क्या, और वो बेचारा डायरेक्शन लेस इधर उधर। वो जैसे कहा जाता है कि हमारी यूथ जो है ना वो आवारागर्द ज़्यादा है, मुसाफिर नहीं है, क्योंकि मुसाफिर को अपनी डायरेक्शन का पहले ही पता होता है कि मैंने इसके बाद पहुंचना कहाँ है। बिल्कुल हमारे ठीक, बंदे बहुत खूब। बेचारे घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और हमारी मंजिल का उनको सर बहुत ही नहीं शुक्रिया बहुत सर, बहुत शुक्रिया आप शुक्रिया दोनों आपके का। कीमती वक्त। सर, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हम सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, CV कैसे बनाई जाए, इंटरव्यू कैसे दिया जाए, लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है ड्रेसिंग अप। कौन सा लिबास होना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए जो कि आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में यूज़ करें, या आप किसी इन्विटेशन पे जाएं, किसी डिनर पे जाएं तो आप खूबसूरत लगें, अनोखे लगें, क्योंकि लिबास आपका तारुफ होता है। तो इस हवाले से इनके एक्सपर्ट से बात करेंगे, ज़ाहिरी बात है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए। नौजवानों को के अंदर पोटेंशियल तो है, साथ ही साथ नौजवानों को ड्रेसिंग के हवाले से सीख देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम हैप्पी टू बी हियर। सर बहुत से नौजवान आपको देख रहे हैं, अब तो स्टूडियोज़ में भी नौजवान मौजूद हैं, वो भी यकीनन सवालात करेंगे। हम सर प्रोफेशनल की बात करें, जो जॉब भी करता है, जो बिजनेस भी करता है, इनको ड्रेसिंग कैसी रखनी चाहिए सर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लिबास जब आप पहने तो आप देखेंगे आप लिबास से क्या मैसेजेस दे रहे हैं। 4-5 मैसेजेस हैं जो आपको देने चाहिए अपने लिबास के साथ, जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहला मैसेज तो आपको देना चाहिए कि आप कामयाब हैं, आप सक्सेसफुल हैं। सही। अगर आप नाकाम लगते हैं तो कौन आपको हायर करेगा, कौन आपके साथ कोई डील करेगा, कौन आपसे प्रोडक्ट ख़रीदेगा, या फॉर दैट मैटर हुज गोना मैरी यू। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपका लिबास जो है वो बताना चाहिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो गेम इज़ ओवर। कॉन्फिडेंस कम तो ओनली फ्रॉम 2 थिंग्स, द रिसर्च दैट आई हैव डन। एक ये है कि आपका स्किल सेट क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। जैसे आप होस्ट हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन एंगेज पीपल, तो दैट्स योर कोर कॉम्पिटेंसी। तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। जिस दिन आप अच्छी नहीं लग रही होती, जैसे यू हैड अ बैड हेयर डे, या सपोज वो मैचिंग नहीं हो रही, या आप समझते हैं कि यार आज पता नहीं शर्ट सही पहनी है कि नहीं पहनी, उस दिन क्या होता है कि एकदम से कॉन्फिडेंस शैटर करता है। तो आई वुड से कि दीज आर 2 थिंग्स। तो आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे तो फिर अगेन नोबडीज गोना हायर यू, नोबडीज गोना डू बिजनेस विद यू, सो द गेम इज़ ओवर। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आप पावरफुल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अगर आप पावरफुल नहीं लग रहे, अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, तो अगेन यू नो द वर्ल्ड इज़ नॉट गोना केयर अबाउट यू। और आखिरी चीज़ ये है कि आपको ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल लगना चाहिए। ये सारी नॉन वर्बल है, ये आप जाके मीटिंग में कह नहीं सकते, जॉब इंटरव्यू में जाके कह नहीं सकते मैं बड़ा कामयाब बंदा हूँ या बंदी हूँ, या मैं जी बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम है, वो है आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनल करियर में अगर आप हो तो आपको किस तरह के कलर्स को फॉलो करना चाहिए और ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए? 4 इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। अगर आप समझ जाएं इन 4 कलर्स के अलावा, यू नो, आई डोंट थिंक देयर एनी अदर इंपॉर्टेंट कलर। एक है ब्लैक, जो आपने ब्लैक इस ब्लाउज पहना हुआ है। ब्लैक मीन्स पावर। तो अभी पावर की बात हो रही थी, इंपॉर्टेंट लगने की बात हुई, तो यू नो यू कैन वेयर डेफिनेटली ब्लैक। दूसरा है डार्क नेवी। डार्क नेवी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कलर। इट शोज पावर एंड ऑल्सो अप्रोचेबिलिटी। तो दोनों चीज़ें आपको चाहिए। तो वो इंटरव्यू के लिए आई वुड से कि डार्क नेवी इज़ ए ग्रेट। अगर आपने 2-piece सूट पहनना है, या अगर आपने ब्लेज़र पहनना है, या फॉर दैट मैटर अगर आपने नेवी शलवार कमीज़ पहन लें, या अगर आप खातून हैं तो आप नेवी ड्रेस पहन सकती हैं। तीसरा कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चारकोल ग्रे, जैसे कोयला का कलर होता है। एंड द 4th कलर इज़ मीडियम ग्रे। ये 4 कलर्स हैं जो फंडामेंटल कलर्स हैं। अगर आप ये पहनेंगे आप इंपॉर्टेंट लगेंगे, आप वही सारी जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो सारी लगेंगे। शर्ट के कलर्स में आप वाइट कर लें, वाइट इज़ द बेस्ट। वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, वाइट मीन्स आई एम सोफिस्टिकेटेड, वाइट मीन्स आई एम डिसेंट। तो वाइट ब्लाउज ले लें, वाइट आप हिजाब कर लें, व्हाटएवर दैट वाइट इंटीग्रेटेड वाइट इनटू योर ड्रेस। शूज़ आपके यू नो प्रोफेशनल शूज़, जैसे शाइन होने चाहिए।
इट्स नॉट लाइक दे आर डस्टी एंड एवरीथिंग। राइट शूज़ होने चाहिए। जैसे अगर आपने 2 पीस सूट पहना है तो उसके ऑक्सफोर्ड शूज़, तस्मे वाले शूज़ पहने, वेकेशन नहीं चलेगी। सही। सो आई थिंक यू शुड लुक वेरी वेल पुट टुगेदर, दैट्स द होल आइडिया। सर बहुत से लोग आपसे रब्ता करते होंगे, खासकर हम नौजवानों की बात कर रहे हैं जिनका आसान अल्फाज में अगर बात करें तो रंग पक्का होता है जी जी। और उन्हें समझ ही नहीं आती कि नजफ वो क्या पहने, और वो यही गिला करते हैं कि भाई हम कुछ भी पहन लें। जिस तरह आपने हाँ, सफेद रंग की बात की है, कुछ भी पहन लें सूट भाई नहीं हमारे पे करता। सूट नहीं करता, क्या ये करें? सारा उनको मिथ क्या आप है, ये मशवरा सारा दें? मिथ है। मैं जो भी मेरे बात है ना, आपने अच्छा? तो पक्का कहा, मैं कहूँगा काला, कहता है जी मैं आई ब्लैक टोन। तो मैं तो कहता हूँ कि देखें, बात सुने, आप अपने आप को तसब की निगाह से मत देखिए। सही। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया है, और ये मिथ है कि मेरे ऊपर वाइट अगर पहनूंगा तो वो मेरा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, अगर ब्लैक पहनूंगा तो और ब्लैक लगेंगे। कभी आप हबशी देखें जो अफ्रीका के हबशी हैं, चमकदार काले हैं, आप देखिए उनको ब्लैक में देखिए, उनको वाइट में दे लुक फिनोमिनल। तो आई थिंक दैट इसमें से आप बाहर निकलिए and start feeling good about yourself, and the colors that I said, I think if you wear them you look fantastic. राइट। बिल्कुल ठीक। अच्छा हामिद साहब, आपकी तो एक एक बात यहाँ पे हमजा नोट डाउन कर कौन कौन से कलर्स आप बता रहे हैं? नजफ छुप कर भी बैठूं कि मेरे ड्रेसिंग में कोई गलती ना निकाल दें। नहीं नहीं, सब यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कॉन्फिडेंस की जैसे कि उन्होंने बात की बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक जॉब सीकर के लिए किस तरह की ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट है? बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट शो करें। सही। अच्छा, अब रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं? अगर इफ आई हैव टू शो रिस्पेक्ट टू यू, या मैम इफ आई हैव टू शो रिस्पेक्ट टू यू, क्या मैं बाउ डाउन करूँ, क्या मैम बात करूँ? हाउ शुड आई शो रिस्पेक्ट? द ओनली वे टू शो रिस्पेक्ट इज कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाए। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आप ये सोचें कि मैंने आज इंटरव्यू पे जाना है एंड आई हैव टू शो रिस्पेक्ट। अच्छा, अब आ गई बात कि वहाँ पहनना क्या है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी थोड़ा सा उसमें रिसर्च करें, उसकी फेसबुक पे जाएं, उसका वेबसाइट पे जाएं, देखिए टॉप के लोग क्या पहने हो। यू मस्ट नो द कल्चर, ड्रेस कल्चर ऑफ द कंपनी। अच्छा, उसके बाद आप आगे आप सोचते हैं कि ये 4 वाला बंदा बैठा होगा, वो बड़ा कैजुअल सा बैठा होगा, मैं भी कैजुअल चले जाऊँ, जैसे आपने मेंशन किया टी शर्ट है, पोलो पहन के चले जाऊँ। आई थिंक से बिग नो। आप रिस्पेक्ट शो करें। एक ही गारमेंट है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं और रिस्पेक्ट भी शो कर सकते हैं, वो है कोट, जिसे कहते हैं जैकेट। तो अगर आपने सूट नहीं पहना तो आप ब्लेज़र पहनिए, और उसके साथ नाइस शर्ट हो, वाइट शर्ट, आई वुड से दैट्स द बेस्ट शर्ट, और साथ में कॉन्ट्रास्ट में पहन लें और नाइस शूज़ हों, एंड आई थिंक दैट विल गेट द जॉब डन। मुझे इस बारे में बताइएगा, अभी तो हम एक जनरल मेरे हाल में डिस्कशन करें, ख़वातीन पर आते हैं। ख़वातीन के लिए हमारी जो रिवायत की या तहजीब की एक अपनी अहमियत है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए? बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे मेरे हाल में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेते हैं कि वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो। आप क्या प्रेफर करेंगे? ईस्टर्न हो तो क्या हो, वेस्टर्न हो तो क्या हो? अच्छा, इससे पहले कि हम ईस्टर्न वेस्टर्न की बात करें, हम जनरल बात करते हैं। जी ज़रूर। पहली बात यह है कि प्रिंट्स को अवॉइड करें। प्रिंट्स पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। प्रिंट ही है, प्रिंट कमिंग आउट ऑफ माई ईयर्स। तो एक्चुअली प्रॉब्लम विद द प्रिंट इज दिस कि सारी अटेंशन प्रिंट पे चली जाती है और आप पे अटेंशन नहीं आती। सही। और दूसरी प्रिंट की प्रॉब्लम ये है कि आपने भी प्रिंट पहना हुआ है, आपके बॉस ने भी, आपके सबॉर्डिनेट ने भी, और घर जाएँ तो उस मेड ने भी वही प्रिंट पहना हुआ है जो आपने पहना हुआ है। सो देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन। तो आप आज सॉलिड कपड़ों, सॉलिड कलर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें कलर मैंने बताया उसमें और ऐड कर सकते हैं। उसमें आप वाइट ऐड कर सकती हैं, ख़वातीन के लिए आप पिंक ऐड कर सकती हैं, नेवी के और शेड्स ऐड करती हैं, ब्लू के और शेड्स ऐड कर सकते हैं, प्लम है, प्लम के शेड्स ऐड कर सकते हैं। देयर सो मेनी कलर्स। तो आई वुड से कि ईस्टर्न वेस्टर्न को छोड़ दें, आप जो है ना अपने कलर्स राइट करें। कलर्स। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइट कपड़े मत पहने। सही। अगर आप टाइट कपड़े पहनती हैं, बिलीव इट और द गेम इज़ ओवर। अच्छा, तीसरी बात यह है कि नेक लाइन का खासतौर पर ख्याल रखें, नेक लाइन लो नहीं होनी चाहिए। अगर नेक लाइन लो है तो अगेन द गेम इज़ ओवर। और इसके अलावा जो ज्वेलरी है उसको आप मिनिमल करें। बहुत हैंगिंग ज्वेलरी, बहुत एथनिक ज्वेलरी, बहुत शादी वाली ज्वेलरी, पार्लर वाला मेकअप, आई थिंक दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू इन जॉब इंटरव्यू। और शूज़ जो हैं उसमें आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि बहुत हाई हीट वाले शूज़ मत पहनिए। पंप्स जो हैं दे आर ग्रेट, दे गिव यू नाइस लेग, एंड आई थिंक इफ़ यू डू दैट दैट विल बी ग्रेट थिंग। बहुत अच्छा हमें सही सब ने डिफाइन किया, और उम्मीद करते हैं नजफ कि इससे नौजवानों में सर ड्रेसिंग सेंस काफ़ी हद तक बेहतर होगी और बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने का मौका मिला। और यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और नजफ आपको पता है हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है। हमारी यूथ में एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, तो गाना सुनेंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ साजिद अली साहब मौजूद हैं, यूथ में एक टैलेंट है। आज इनसे जानते हैं, सुनते हैं गाना कि ये क्या सुनाएंगे। मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ,
उदासियों के घर सजाने को, उदासियों के घर सजाने क्या को, बहुत- यही बहुत है दिल जलाने को। बहुत खूब। बने थे दो